तो आज की जो स्टोरी है वो लखनऊ की है। एक ऐसे परिवार के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है जो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल इनके परिवार में एक ऐसा शख्स है, एक लड़का है जिसकी उम्र 27 से 28 साल की है। वो परेशान रहता है, वो विकलांग हो चुका है, आज उसके पैर नहीं हैं, आज उसके हाथ नहीं हैं, बहुत ही परेशान रहता है। घर वालों का कहना है कि वो रात में जब लेटा होता है या दिन में जब भी अकेला होता है, जब कोई घर का सदस्य नहीं होता, पता नहीं क्यों अजीब तरीके की आवाज़ें करता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई आसपास है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसको डरा धमका रहा हो। और ये जो लड़का है, इसकी अपनी एक बहन भी है, उसके साथ भी कुछ गलत होता है और ये पूरा परिवार बहुत ही प्रताड़ित है। कुछ ऐसा हुआ इनके घर में, लेकिन ये जो हुआ ये सामान्य नहीं है, ये बड़ा असामान्य है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने काला जादू करा रखा हो, या कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई भूत प्रेत आत्माओं का इनके घर के अंदर वास हो चुका हो, इस लड़के के ऊपर कोई आता हो। क्योंकि कई बार तो ये अजीब तरीके की आवाज़ें करता है, कभी अपनी ही आवाज़ को बदलकर दूसरे के जैसे बोलने लगता है। कई बार इसके शरीर के अंदर ऐसा लगता है कि कोई महिला प्रवेश कर गई हो और वो अजीब तरीके से पतली आवाज़ में बात करती है। लोग बहुत प्रताड़ित हैं, इनके घर के लोग तंत्र मंत्र कराने की कोशिश करते हैं, तांत्रिकों को बुलाते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो इस परिवार के साथ हुआ, जो घटित हुआ। शायद इस स्टोरी के बाद जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये चीज़ समझ में आए कि किसी इंसान के साथ गलत करने का हश्र क्या होता है। कई बार आपकी छोटी सी गलती आपको कितना बर्बाद कर सकती है, यहाँ तक आपको भूत प्रेत आत्माओं का सामना तक करा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको वो मंजिल लेकर चलते हैं जहाँ से इनके घर की स्थिति जैसी हुई, वो कैसे हुई, क्या स्थिति पैदा हुई थी। दरअसल ये युगांत नाम का एक लड़का है। अक्सर होता है कि जब आप की उम्र वही 20-22 साल की होती है तो आपको लगता है कि कोई एक ऐसा शख्स हो जिसे मैं पसंद करूं और वो भी मुझे पसंद करे। दरअसल ये जो युगांत है अच्छा लड़का है, लोगों की मदद करता है, लोगों के साथ रहता है। लेकिन लोग इसको थोड़ा चोमू बोलते हैं। चोमू इसलिए क्योंकि लड़कियों का जहाँ ग्रुप होता है वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है। लड़कियों के साथ संबंध बनाकर रखना और फ्रेंड जोन में बनकर रहना, कुछ ऐसी हरकतें इसके साथ हुई हैं। ये दरअसल एक स्कूल में पढ़ता था। दरअसल इनका 12th वाला जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाता है और इनकी ज्वाइनिंग होती है BA फर्स्ट ईयर में। लखनऊ के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी से संबंधित एक स्कूल है जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी है, उसी से संबंधित एक स्कूल है जहाँ पर ये जाता है रोज़। अब मेन क्या सीन है कि ये जो लड़का है जब कॉलेज के अंदर जाता है, पहले तो उसको लगता है कि कॉलेज बड़ा हसीन होगा, वहाँ पर कई सारे लोग होंगे, बहुत सारे लड़कियाँ होंगी, बहुत सारे लड़के होंगे, ट्रिप करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन इसको कॉलेज के अंदर कुछ वैसा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन एक लड़की है इनके कॉलेज के अंदर जो कि अभी अभी वो भी BA फर्स्ट ईयर में उसकी ज्वाइनिंग हुई है, जिसका नाम रीवा है। रीवा दरअसल कोई साधारण लड़की नहीं है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है। ये समझ लीजिए ऊंचे कद की है और बहुत खूबसूरत है, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और जब आपके कॉलेज में एक ही खूबसूरत लड़की हो तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन का पॉइंट बनती है, और रीवा भी कुछ इन्हीं में से एक थी। कई सारे लड़के कोशिश करते थे कि रीवा से बातचीत करें। उन्हीं में से एक दिन क्या होता है कि कोई बातचीत होती है, कोई प्रोफेसर कोई बात बोलकर जाते हैं कि ये चीज़ काम कर लेना। कोई ग्रुप डिवाइड करते हैं, ग्रुप डिवाइड के हिसाब से कोई एक कार्यक्रम करना था इनको, जिसमें जो युगांत और रीवा भी सम्मिलित थे। युगांत का वो सीधापन, युगांत का वो साधारण जो रवैया था, जो लोगों के प्रति उसकी मदद करने की इच्छा होती थी, और इतने अच्छे तरीके से वो बात करता था कि रीवा उसकी बातों से कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती गई और रीवा युगांत से बहुत अच्छे से बात करती। समय बीतता जाता है, युगांत और रीवा की अच्छी जमने लगती है। लोगों का ये कहना होता था कि पता नहीं लगता है ये दोनों लोग रिलेशनशिप में हैं कि क्या है, क्योंकि कई बार रीवा के बातों से, बर्ताव से, हरकतों से, उसकी स्थितियों से ऐसा लगता है कि वो युगांत को बड़ा प्रेम करने लगी है मन ही मन में। तो कई बार होता है ना, दोस्त यार आपके होते हैं, वो आपको चिढ़ाते हैं कि वो लड़की है, लगता है लाइन वाइन मार रही, भैया थोड़ा सा ध्यान वान दो, थोड़ा आगे आगे बढ़ो, थोड़ा लाइन वाइन सेट हो जाए। पहले तो युगांत के अंदर ऐसा था नहीं कि वो रीवा से कोई ऐसा रिलेशनशिप स्टेटस को कायम करेगा। लेकिन बहुत दिन समय बीत जाते हैं, रीवा के साथ बिताए गए उसके वो हसीन पल, वो कब उसको उसके उतना करीब लेकर आ जाते हैं कि एक छुट्टी हो जाती है। वो छुट्टी का जो समय होता है वो युगांत को खलने लगा। खलना इतना चालू हो गया कि वो 4-5 दिन की मात्र छुट्टी उसको ऐसा लगने लगा कि जैसे इसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। पूरे जीवन में कोई रस न बचा हो, किसी से मिलने जाता था तो मिल ही ना पाता था, लोगों में कोई रुचि ना हो, किसी काम में कोई इसकी रुचि ना पैदा हो रही थी, घर के अंदर मन नहीं लगता था, घर में जब भी बैठा था अकेला अकेला सा गुमसुम सा बैठा रहता। अब किसी को क्या बताए कि वो रीवा की चाहत में उदास होकर ऐसा देवदास सा बना बैठा है, ये बता भी नहीं सकता। लेकिन युगांत के अंदर रीवा के प्रति प्रेम बहुत था। वो रीवा की मुस्कुराहट, वो रीवा की जो बात करने का तरीका होता था, उसके हर एक नए दिन पर नए कपड़ों को पहन कर आना, उन कपड़ों में रीवा को देखना, रीवा के साथ बैठकर उसकी जो लटें होती हैं उनको संवारना और उसके लिए मदद कर देना, उसके लिए पानी लेकर आना, कभी कभी तो घर से ही कुछ बनाकर लेकर चले जाना। ये सारी बातें रीवा यानी युगांत को काफ़ी ज़्यादा याद आया करती थी। समय बीता
4-5 दिन गुजर जाता है और वो नज़दीक दिन आता है जब ये कॉलेज जाता है। कॉलेज गया तो देखा कि रीवा आज आई नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद वो पीरियड्स में थी, जो भी है, तो उसने छुट्टी ले रखी थी और इसने संपर्क साधा तो पता चला कि जो रीवा है वो इन पीरियड्स में है, अभी 1-2 दिन नहीं आएगी। वैसे ही एक लड़का अभी 4-5 दिन से परेशान और गुमसुम सा रह रहा था और अब जब उसको पता चलता है कि 1-2 दिन और भी अभी मुलाकात नहीं होगी तो उसके अंदर पता नहीं क्यों बेचैनी सी होने लगी। एक बार उसका मन करा कि रीवा के घर चले जाएं, इसी बहाने उनके मम्मी पापा से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ऐसा किया नहीं उसने क्योंकि इसके अंदर डर था, सीधा था, बहुत ज़्यादा हरकतें नहीं करता था। मन तो बड़ा हो रहा था कि रीवा के घर चला जाए क्योंकि ज़्यादा दूरी पर रीवा का घर था नहीं, लेकिन फिर भी ये गया नहीं। कॉलेज में इंतजार करता है। 2 दिन के बाद रीवा आती है और वो पहली मुलाकात ऐसा लग रहा था कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट टाइम उसने रीवा को देखा हो। बड़ी दूर से वो धीरे धीरे चलती चलती उसके करीब आ रही थी और वो रीवा को देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। उसकी पलकें नहीं झपक रही थी, इतना प्रेम था उसके अंदर, इतना लगाव था रीवा के प्रति, पता नहीं क्या था। लेकिन जब रीवा एकदम नज़दीक आ जाती है, इतनी नज़दीक कि उसके सांसें इसके जो सांसों को मिलने लगी, तब इसको महसूस हुआ कि हाँ, रीवा सामने खड़ी है। रीवा ने बोला युगांत, तो युगांत पहले तो झिलमिलाया लेकिन पहले बोल नहीं पाया। लेकिन जब वो बोला तो देखा कि रीवा मेरे सामने खड़ी, एकदम से उसके आंखों से आंसू आ गए। तो रीवा ने पूछा इतना क्यों परेशान हो? तो बहाना बना दिया क्योंकि अभी रिलेशनशिप में नहीं थे, सिर्फ बातें चल रही थी। अक्सर इसको ऐसा लगता है कि रीवा इसको पसंद करती है। रीवा की हरकतें, कभी उसके कंधे पर सर रख देना, कभी छुट्टी के समय में वो गार्डन में अकेले बैठे होना युगांत का, और रीवा का दूर से आ जाना कि खाना खाओगे, टिफ़िन खाओगे, जो भी लेकर आती थी वो खिलाया करती थी। इन दोनों की बातें अच्छी खासी चल रही थी। तो एक बार किसी इन्हीं के एक फ्रेंड था सौरभ, उसने युगांत से बोला कि यार लगता है कि अब तुम्हें प्रपोज कर देना चाहिए। तो युगांत के मन में भी ख्याल पैदा होने लगे। वो रातों रातों में सोचता कि किस तरीके से प्रपोज करेंगे, कहीं वो प्रपोजल मना ना हो जाए, कहीं रीवा बुरा ना मान जाए। ऐसे बहुत सारे लाखों सवाल उसके मन में चला करते। एक दिन की बात है, इनका कोई पार्टी थी स्कूल के अंदर। वो होता है कि सारे सीनियर्स वगैरह जब निकल जाते हैं, एनुअल पार्टी होती है। एनुअल पार्टी के समय इसको महसूस होता है युगांत को कि कोई एक लड़का है जो रीवा को छोड़ने के लिए बाइक से आया है। तो युगांत रीवा से पूछता है कि ये कौन लड़का था? तो उसने बोला कि ये मेरा भाई था। कुछ उसने ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दिया। और कई बार युगांत रीवा से पूछा करता कि कभी कोई पुराना कोई बॉयफ्रेंड वगैरह हो या कुछ हो तो मुझे बता सकती हो। पर रीवा का कभी ऐसा कहना हुआ नहीं। वो बातों बातों को टाल देती थी, लेकिन कभी कंफर्मेशन नहीं देती थी कि उसका भी कोई बॉयफ्रेंड है या रिलेशनशिप स्टेटस में है। एनुअल की वो पार्टी, जब सारे ही लोग अपने मस्ती में मस्त थे, हर एक इंसान बहुत सच कर खूबसूरत बनकर आया हुआ था। आज वो पार्टी जिसमें वो लड़कियां जो खूबसूरत लग भी नहीं रही थी, उन्होंने भी अपने आप को बना ठना कर रखा हुआ था। और हर एक लड़का बढ़िया सा मस्त सा ब्लेजर ब्लैक, और इसने युगांत ने भी अच्छी एक ड्रेस को कैरी किया हुआ था। लेकिन सारी ड्रेसें उस समय फीकी हो जाती हैं जब युगांत रीवा को देखता है अपनी नज़रों से, जब वो काली साड़ी में आ रही होती है कॉलेज की तरफ, और लंबी सी हील उसको और ज़्यादा ऊंचा कर रही थी। ऑलरेडी जो रीवा ऊंचे कद की थी, लेकिन वो लंबी सी हील, काली सी साड़ी और हल्की सी कमर का दिखना, उसने शायद पार्लर में काम कराया था तो बाल भी हल्का कर्ल थे, बड़ी खूबसूरत लग रहे थे उस दिन। युगांत जो है रीवा से बात करता इससे पहले कि प्रोफेसर ने युगांत को बुलाया कि जरा इधर आना, इधर का मैनेजमेंट देख लेना। हालांकि युगांत को रीवा से बात करनी थी, लेकिन रीवा से बात कर नहीं पाया। युगांत दूर से देखता है कि रीवा के साथ कोई लड़का है। ये वही लड़का है जो बीते कुछ दिनों में रीवा को बाइक से छोड़ने के लिए आया था। रीवा को हाथ में ऐसे हाथ डालकर चल रहा हो जैसे लड़का, वैसा कुछ दिखाई पड़ रहा था, और उसके साथ साथ वो घूम रहा था। ये बात युगांत दूर से देखता है, जैसे उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई हो, जैसे न चाहते हुए भी उसका कोई ब्रेकअप हो चुका हो, दिल टूट गया हो, जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। क्योंकि जब एक लड़का किसी लड़की को प्रेम करता है और कोई गैर मर्द उसको टच करता है, टच तो बड़ी दूर की बात है, भाई साहब ने हाथों में हाथ डाल रखा था, तो उसकी ज़िंदगी कैसी बीतेगी वो वही समझ सकता है जिसने कभी किसी से प्रेम करा है। आज युगांत को ऐसा लग रहा था उसकी जो बोलने की घिघी है वो सी बंध गई थी। प्रोफेसर ने आवाज़ दी तो वो कुछ आवाज़ का रिप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन बात तब बिगड़ गई, दिल तब टूट गया, धरती तब फट गई, आसमान तब चीर गया, जब उसने देखा कि वो जो लड़की है, जो रीवा है, वो एक लड़के के साथ एक कोने में थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा क्लोज होकर एक दूसरे को किस कर रहे हैं। उसने उसकी उस कमर पर हाथ रखा था जिसने उसकी उस कमर को उस समय देखा था जब वो पहली बार चलती हुई चली आ रहे थे, और उसको लगा कि कितनी खूबसूरत कमर है इसकी। उसके ऊपर किसी दूसरे का हाथ युगांत को अंदर से तोड़ गया। एकदम से झड़पड़ाया युगांत, कर नहीं पाया कुछ, दौड़ते दौड़ते उसके पास गया और रीवा को आवाज़ देता है। पहले तो उसका मन करा कि रीवा को थप्पड़ मार दे, बहुत तेज इसको थप्पड़ मारे, इसको सबक सिखाए कि ये क्या कर रही है, ये तो मेरी है। लेकिन फिर युगांत ठिठक गया, क्योंकि उसने पता था कि मैंने अभी कोई बात बोली नहीं है, कहीं बात बिगड़ ना जाए और रीवा बात
मना ना कर दे किसी चीज़ के लिए, उसने कुछ बोला नहीं है। रीवा ने पलट कर देखा कि हाँ युगांत, अरे तुम इतनी देर में आए, मैं तुमसे कब से ढूंढ रही थी, मिलो मेरे बॉयफ्रेंड से, इनका नाम है आयुष। युगांत के सामने आयुष खड़ा है, बड़ा हैंडसम सा, वो भी लंबा चौड़ा स्मार्ट एकदम, जितनी लंबी रीवा उससे भी कहीं ज़्यादा लंबा, जैसे जिम विम करा हो। युगांत अपना लड़का जो कभी जिम विम नहीं जाता, साधारण सिंपल सा लड़का, मस्त सा एकदम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से देख रहा था। और जब आयुष को देखता है तो उसके अंदर जेलसी पैदा हो जाती है। वो मिलता है, आयुष से हाथ मिलाता है, आयुष भी उससे हाथ मिलाता है, और आयुष युगांत के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, बेटा थोड़ा हिसाब से रहना, मेरी बंदी तुम्हारे कॉलेज में है, लाइन वाइन तो नहीं मारते हो। वो थोड़ा फ्लर्टी बॉय था। तो रीवा उसके थप्पे से कंधे पर टैप करती है, आयुष क्या है तुम भी मस्ती कर रहे हो, चलो सब कोई पार्टी एंजॉय करते हैं। पूरी पार्टी वगैरह हो जाती है, सब कुछ संपन्न हो जाता है। जहाँ एक तरफ धूम से पार्टियाँ बन रही थी, बढ़िया बैंड बाजों वाले जो डीजे वाले गाने होते हैं वो सब चल रहे थे, हर कोई पार्टी एंजॉय कर रहा था, कोई मॉकटेल एंजॉय कर रहा था। आज थोड़ी सी छूट भी थी तो कुछ लड़कों ने बियर वगैरह भी पी रखी थी। युगांत का दिल टूटा हुआ था। वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था सौरभ के, और सौरभ तफरी में बोलता है, क्या है युगांत, तुम्हारा तो लगता है सब ही लुट गया, चली गई ना तुमको छोड़कर, लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बात जैसे जैसे सौरभ उस बात को करोचता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो उसके उस सॉफ्ट दिल पर खरोंच मार रहा हो। बार बार वो सौरभ की बातें युगांत को अंदर ही अंदर से तोड़ती चली जा रहे थे। जहां सौरभ बियर पी रहा था और युगांत ने बियर नहीं पी हुई थी आज तक, सौरभ कई बार बोलता गया कि भैया बियर एक बार टेस्ट मार कर तो देखो, जिंदगी हसीन हो जाती है। लेकिन युगांत ने कभी बियर को टच नहीं करा। आज दिल इतना टूटा कि युगांत ने एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5, 6 तक की बियर के गेन निपटा दिए। वो गम में परेशान, पागल, और रीवा उधर मस्ती कर रही है आयुष के साथ, उसके बाहों में बाहें, उसके साथ मस्ती, उसके साथ एंजॉयमेंट। और जब भी कोई दोस्त आता तो कहीं ना कहीं सबको ही पता था कि युगांत और रीवा का कुछ चक्कर है, तो कोई ना कोई आके उंगली कुरेद ही दे रहा था कि युगांत तुम्हारी वाली तो घूम रही किसी के साथ। कोई लड़की आती मस्ती करती हुई, एक शबनम नाम की लड़की थी, वो थोड़ा सा फ्लर्ट मस्ती वस्ती किया करती थी, दिल की थोड़ी अच्छी थी लेकिन शक्ल की थोड़ी काली थी। तो आती है और वो भी इससे मज़े लेती, लो तुम्हारी तो रीवा तो चली गई, तुम तो जान छिड़कते हो उसके लिए। आज युगांत का दिन बहुत ख़राब था। पार्टी कंप्लीट हो जाती है, अगले दिन की बात होती है, अगले दिन भी रीवा नहीं आती। इस दिन 2-3 दिन तक रीवा आती ही नहीं, पता नहीं कहाँ है, किसी का कोई पता नहीं। युगांत कॉलेज जाता है, रेगुलर जाता है कि कब रीवा आएगी मैं उससे बात करूँगा। रीवा एक दिन आती है कॉलेज, और युगांत रीवा से बात करते करते पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो बोलती, मैं तुम्हें क्या बताती, तुम्हें जानना क्यों है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, और मैं अपने रिलेशनशिप को ना थोड़ा सा प्राइवेट करके रखना चाहती थी, क्योंकि यू नो कि आजकल नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, नज़र इज रियल। आयुष बड़ा प्रेम करता है मुझसे, और मैं नहीं चाहती कि वो प्रेम कभी ख़त्म हो जाए। और ये बात क्योंकि मैं किसी को दिखाती नहीं थी अपने प्रेम को, तो आयुष को खटका करती थी। तो मैंने सोचा कि इस बार बहुत अच्छा मौका है, पार्टी भी बढ़िया है, तो चलो क्यों ना तुम सब लोगों को अपने पार्टनर से मिलवा ही देती हूँ। तुम्हें तो अच्छा ही लगा होगा, मज़ा आएगी नहीं, कैसा लगा। वो जैसे जैसे उसकी बातें, वो जैसे जैसे आयुष की तारीफ़ें होती जा रही थी रीवा की ज़ुबान से, वैसे वैसे युगांत जैसे आधे से कम ख़त्म जैसा होता जा रहा था। युगांत धीरे से रीवा के पास बैठता है और उसके हाथों पर हाथ रखकर बोलता है, रीवा आई लव यू। रीवा कहती, पागल हो क्या तुम, आई लव यू टू, बेस्ट फ्रेंड वाला। तो बोलता है, नहीं, मुझे तुम सच में पसंद हो, मुझे तुम इतनी पसंद हो कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया को जीत सकता हूँ, चांद आसमान ये दुनिया है सब क्या है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला सकता हूँ। और मुझे पता है ये जिसके साथ तुम घूम रही हो आयुष, ये बेहतरीन लड़का नहीं है। मैंने पता लगाया, 2-3 दिन तुम स्कूल नहीं आई, कॉलेज मतलब नहीं आई, मैंने बहुत जांच पड़ताल करी। मेरा एक दोस्त है जो आयुष का भी म्यूचुअल दोस्त है, उसने बताया कि आयुष की कई सारी गर्लफ्रेंड्स हैं और वो तुम्हारे साथ में है, सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है, तुम उसके साथ मत रहो, वो अच्छा लड़का नहीं है। तो युगांत की तरफ से वो आयुष की बुराइयां रीवा को पच नहीं रही थी। रीवा ने बोला, पागल मत बनो, वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर कुछ है मेरे को लेके, इसका मतलब ये तो नहीं कि यार तुम बुराई करोगे, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तो तुम्हें कितना मानती हूँ, 4 दिन तुम्हारे साथ हंस खेल क्या लिया तुमने, तो अपनी लिमिट ही क्रॉस कर दी। ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे और मैं तुमको अपना बॉयफ्रेंड बना लूँगी। कुत्ते से शक्ल है तुम्हारी, तमीज़ है तुम्हें, एक बार तो मुझे पलट कर तो देखो, देखो ना युगांत, देखो मेरी शक्ल देखो तुम एक बार, तुम्हें मैं मिलूँगी। लंगूर के हाथ में अंगूर, क्या बात कर रहे हो।
वो काली सी वो है ना लड़की, उसको पटा लो। अरे बहुत सारी लड़कियां हैं स्कूल में, जिधर बताओ उधर सेटिंग करा दूँ तुम्हारी। परेशान मत हो, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना यार। मैं जिससे बात नहीं भी बन रही होगी उससे बनवा दूंगी, एंड मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। युगांत कुछ नहीं जवाब दे रहा था। युगांत शांत बैठा था, बस उसकी बकवास सुनता चला जा रहा था। उसके लिए बकवास थी, रीवा के लिए शायद राय थी। रीवा बार बार उसको समझाती थी कि आई नो कि इमोशंस क्या होते हैं। मुझे पता है युगांत तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा होगा, और मैंने भी कई बार महसूस किया कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्रेम है, लेकिन मैं तुमसे डायरेक्ट मना नहीं कर पाई, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बहुत क्लोज फ्रेंड हो तुम मेरे। तुमसे ज़्यादा तो मैंने पूरे कॉलेज में किसी को माना ही नहीं। और जब तुमको मैं बताती या मैं बोलती या मना करती तो शायद तुम्हें बुरा लगता। तुम पहले मुझसे एक बार पूछ लेते कि क्या मैं तुमसे प्रेम करती हूँ या नहीं। तुमने मुझसे कई बार पूछा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि नहीं। मैं अपने रिलेशनशिप स्टेटस को एक्सपोज नहीं करना चाह रही थी। दैट्स फॉर द रीज़न मैं नहीं चाहती थी कि कोई जाने, और एक अच्छे मौके की तलाश में मैं मिलवाना चाह रही थी आयुष से। मेरी गलती, मुझे माफ़ करो, सॉरी। देखो मैं ना घुटने पे बैठ के सॉरी बोल रही हूँ। युगांत बोलता है कुछ मत करो, तुम शांत बैठो। अच्छा लगा हम दोनों की दोस्ती को देखकर। भाव मतलब मैं जवाब नहीं दे सकता, तुम इतनी अच्छी रही मेरे लिए। चलो बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं एक पौधे को पेड़ जब बना चुका हूँ अपने जीवन में, तो पेड़ से पौधा नहीं बना सकता। तो बोलती रीवा मतलब क्या है तुम्हारा? यानी कि मैं, युगांत कहता है, यानी कि मैं जो है दोस्ती से कहीं ऊपर तुम्हें समझता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे सपने में आती हो कई बार, पता नहीं क्या क्या बनकर, कभी मेरी पत्नी बनकर, कभी वो हसीन सी राजकुमारी बनकर। मैं राजकुमार सा बना हूँ, घोड़े पर जा रहे हों हम दोनों बैठकर, और बादलों में ये घोड़ा उड़ रहा हो। कई बार तो ऐसे सपनों को मैंने देखा। कई बार तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम वरमाला लेकर आई हो दरवाजे पर खड़ी, और मैं सो रहा था, और सोते सोते उठकर आया तो तुमने बोला, अरे मेरे बाबू ये लो तुम वरमाला पहनो। कई बार ऐसे बहुत सारे हसीन पल मैंने देखे हैं। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत रही रीवा। आज से हम दोनों की दोस्ती यहीं से ख़त्म होती है। तो रीवा उसको समझाती है, लेकिन युगांत मानता नहीं है, और आंखों में वो आंसू लिए रीवा खुद देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू है। उन आंसुओं को लेकर युगांत वहाँ से चला जाता है। खैर वो दिन भी गुजर जाता है, वो मंजर भी गुजर जाता है, जब युगांत की आंखों के सामने रीवा किसी और की तारीफ़ कर रही थी। अब युगांत टूट चुका है। अब युगांत वो लड़का है जो सब कुछ कर सकता है। युगांत मन ही मन सोचता है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया एक लड़की के लिए। बहुत सारे लोगों से बातचीत करता है, कई लोग उसको समझाते हैं, दोस्त यार होते हैं ना लड़के लोग, उनका सीधा कहना होता है कि 36 आएंगी 36 जाएंगी, कहाँ पड़े हो चक्कर में लला। एक ही थोड़ी ना है जीवन में, शादी करा लो। ज़्यादा आग लगी हो तो बताओ तो वैसे खाने पर बिठवा दें, प्रोस्टिट्यूशन करवा दें, सारी आग बुझा लेना बेटे। काय मस्ती कर रहे हो? वो रीवा जैसी लड़की जो किसी और के उसके पीछे पड़े हुए हो, एटीट्यूड मार रही तुम्हारे सामने किसी और को लेकर आई, तुम भी कहाँ पड़े हो? दोस्त लोग समझाते हैं, अपने यार लोग बैठते हैं तो चार बातें अच्छी हो जाती हैं। लेकिन वो अच्छी बातें, वो अच्छी राय तब समझ में आती हैं जब दिल खुला हो, और जब दिल बंधक में बंधा हो, और दिल टूट चुका हो, दिल किसी और के प्रेम में कवर हो चुका हो, तो कैसे किसी की बात समझ में आए? वो समझ ही में ना आ रही थी युगांत को। तो युगांत ने ऐसे प्लान बनाया कि अब तो सब कुछ बिगड़ ही चुका है, रीवा को उसकी मैं औकात याद दिलाऊंगा। अच्छा, ये चीज़ सोचते अगले दिन की बात है, सोचते जा ही रहा था कि पता नहीं क्यों इसकी नज़र पड़ी एक बाइक पर, और वो बाइक किसी और की नहीं थी, वो आयुष की थी। वो वही बाइक, वो वही चीज़ जब रीवा पहली बार आयुष के साथ बैठकर आई हुई थी, और जब इसने रीवा से पूछा था कि ये कौन है तुम्हारा, तो रीवा ने भाई बोला था। और वो वही लड़का जिसके साथ उसने किस करा हुआ था, और जब पकड़ लिया था तब उसने अपने प्यार का इजहार किया हुआ था, एक्सपोज किया हुआ था। तो अपने आंखों के सामने जब युगांत उस बाइक को देखता है तो सिर्फ बाइक नहीं देखता, बाइक पर बैठा हुआ आयुष देखता है, और आयुष के पीछे बैठी हुई रीवा को देखता है। उसने एक छोटा सा प्यारा सा बैग डाल रखा था, मस्त से कपड़े पहन रखे थे, शॉर्ट ड्रेसेस पहन रखी थी। उसकी वो खुली सी टांगे शॉर्ट ड्रेसेस में उसको और ज़्यादा हसीन लग रही थी, अच्छी लग रही थी। उसके बाल धीरे धीरे से उड़ रहे थे, और ये भी अपने बाइक से था। तो उसने अपने बाइक को स्टार्ट करा पीछा करने के लिए, आखिर ये जाते कहाँ हैं। तो पीछा करते कम से कम 10 किलोमीटर वो बाइक चली होगी, और चलते चलते वो बाइक एक उतरती है एक ऐसे रेस्टोरेंट में जिसमें जो लोग खाना वाना खाते हैं। ये बाहर इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन काफ़ी लंबा समय गुजर जाता है, ये आते नहीं है अंदर से बाहर, रीवा और आयुष। तो ये सोचता है कि जाकर मैं भी देखता हूँ कि आखिर इतना समय हो गया, कम से कम 3 से 4 घंटा हो चुका है, रेस्टोरेंट में खाना खाने ही आए हैं या कोई और बात है। दरअसल ये रेस्टोरेंट के अंदर कंबाइंड होटल्स रूम भी थे, और ये जब जाता है अंदर तो देखता है कि जो लॉबी बनी होती है जहाँ पर खाना वगैरह सर्व किया जाता है, वहाँ पर ना आयुष है ना रीवा है, सिर्फ बाइक बाहर खड़ी है। तो उसको समझ में नहीं आता कि होता क्या है। तो ये देखता क्या है
इसका जो एक फ्रेंड था वहीं पर मिल जाता है, और वो फ्रेंड उनके यहाँ पर रेस्टोरेंट में काम करता था। तो अपने दोस्त से पूछता है कि यार एक बात बताओ कि यहाँ पर 2 लोग आए हुए थे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो लोग किस कमरे में रुके होंगे या कहाँ पर होंगे, क्योंकि उसने बताया कि वो लोग अभी कमरे में गए हैं। तो ये जाता है, नंबर पता चल जाता है अपने दोस्त के माध्यम से, और कमरे की जो की होती है उसके किनारे थोड़ा सा होल होता है, लूप होल हो या किस्मत कुछ दिखाना चाह रही हो, पता नहीं क्या, बट उस लूप होल से जब वो अपने आंखों से देखता है तो जो मंजर देखता है जैसे किसी की ज़मीन फट गई हो उसके पैरों के तले, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ संभोग कर रहे थे अपनी आंखों के सामने। और वो मंजर, जब किसी को आप बहुत प्रेम करो और वो किसी और के साथ, वो लड़की जिसके लिए आपने जीवन अपना लगा दिया हो, अच्छा खासा पूरा सेमेस्टर 1-1 साल गुजार दिया जिसके साथ प्रेम करते करते, और आज वो बिस्तर में किसी और के साथ आहें निकाल रही हो, आवाज़ें आ रही हो धीरे धीरे, वो आवाज़ें जो सिर्फ वो अपने कानों से सिर्फ अपनी प्रेमिका की सुनना चाह रहा था, आज वो किसी और के साथ अपने कानों से सुन रहा है। ये है युगांत। खड़ा, उसके हाथों से पसीना छूट रहा था, पैर में जूता पहना था, ऐसा लग रहा था कि जैसे जूते में पसीना भर रहा हो और जूते अंदर से गीले हो रहे हैं। वो हट नहीं पा रहा था। उसका दोस्त समझ गया कि जरूर ये प्रेम का चक्कर है। वो दोस्त उसके हाथ को पकड़ता है और खींच कर लेकर आता है। बताओ युगांत क्या बात है, कोई पर्सनल मैटर है? तो बोलता है कुछ नहीं। बोलता है बताओ ना क्या बात, तुम रो रहे हो इतना ज़्यादा, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? बोलता हाँ। और उसको गले लगाता है, हक करता है, उसको समझाता है कि यार यहाँ एक नहीं कई बार आई है ये एक नहीं कई बार आई है ये। एक बार सुन लेता तो चलो ठीक है, उसको पता नहीं क्या नौबत पड़ी थी, उसने बोल दिया। और वो जब उसको पता चला कि वो कई बार आई है, और वो कब से आ रही है, पिछले 4-5 साल से आ रही है, तो ये बात युगांत को अंदर से इतनी खराब लगी कि अब उसका मन तो यही हो रहा था कि उठाए कुल्हाड़ा, बाकी वहीं दरवाजा तोड़ के वहीं दोनों को खत्म कर दे। ये मन कर रहा था युगांत का। लेकिन युगांत ने सोचा कि जिसने मेरे साथ गलत करा है मैं कैसे जाने दूं, मैं औकात याद दिलाऊंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसके दिमाग में वो शैतानी मानसिकता पैदा होने लगी। उसके दिमाग में रीवा के खिलाफ जितना प्रेम था, वो प्रेम का डबल ट्रिपल चारबल जो भी हो, उतनी नफरत पैदा होने लगी। उसके दिमाग में बस यही था कि मैं रीवा को खत्म कर दूंगा, जो मेरी न रही वो किसी और की नहीं हो सकती। युगांत ने बड़े दिमाग में समझे तौर पर एक शैतानी प्लान बनाया, और ये शैतानी प्लान इतना खतरनाक था कि शायद नहीं बनाना चाहिए था, बट इसने बनाया। इसने, जो बैटरी नहीं होती पहले, इसमें जनरेटर चलता था और जनरेटर से बैटरियां चार्ज करी जाती थी। तो ये उस दुकान पर जाता है, एक बोतल वो लेके आता, एसिड जो डाला जाता बैटरी में, एसिड ले लेता है और अपने घर आता है। बस प्लान इसका ये, मुझे रीवा को मारना है। बहुत बहुत अंदर से नफरत थी, और आज वो नफरत फूटने वाली थी। दिन अगला होता है और ये कॉलेज में जहाँ पर जाया जाता है, उसकी मोड़ पर ही रीवा का इंतजार कर रहा था। तो देखता क्या है कि रीवा जो है आई है, और रास्ते में थोड़ी दूरी है जहाँ से साधन से आती थी, और उसे थोड़ी सी डिस्टेंस पर कॉलेज पड़ता था, और वो मोड़ पड़ती थी। और ये जाता है मोड़ के पास, कई सारे जंगल हैं, पेड़ वेड़ हरे भरे हैं, किनारे नाले वाले हैं सब। तो वहाँ से रीवा धीरे धीरे चली आ रही थी। ये दूर से देखता है और जाता है रीवा से, फिर पूछता है कि आखिर तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा? तुमने मुझे पहले मना क्यों नहीं करा? रीवा, मैं तो तुम्हें कितना प्रेम करता था ना, तुम्हारे लिए मैं वो करता था जो कोई एक लड़का किसी के लिए नहीं कर सकता। एंड तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि आयुष तुम्हारे लिए कभी इतना नहीं करता जितना मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। तुम्हें समझना पड़ेगा मेरे प्रेम को, उसको छोड़ दो, आयुष सही नहीं है तुम्हारे लिए। रीवा कहती है दोबारा एक लफ्ज़ निकाला ना तो जूता निकाल के मारूंगी युगांत, अपनी औकात में रहना। और बीच रास्ते में रोककर मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी ना, प्रोफेसर को शिकायत करूंगी, तुम्हारे साथ जो गलत होगा तुम ही समझना। तो युगांत कहता तेरी इतनी औकात? पहली बार रीवा को गलत शब्द का इस्तेमाल करा। तेरी इतनी औकात रीवा? ये ले, उठाए उसने बोतल, खोल के ढक्कन पहले से पीछे इसने रखा था, मारा तो ऐसे पूरे चेहरे पर उसके एसिड। उसकी आंखों के सामने ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मोम की बनी मूर्ति हो और नीचे आग जल रही हो, धीरे धीरे पिघल सी रही हो। रीवा का शरीर धीरे धीरे पिघल रहा था। उसका जो इतना खूबसूरत चेहरा था, वो उसकी स्किन झड़ के एकदम से नीचे हो गई, लाल लाल सा दिखने लगा, सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लगा। बहुत तड़प रही थी रीवा। अपने हाथ को जैसे वो चेहरे के पास लेकर गई, वो चेहरे पर जो लगा हुआ एसिड जब हाथों पर आता है तो हाथ भी झलमला जाता है। पूरे हाथ से एसिड, ये एसिड हर जगह से,
तरबतर हो गई। और इतने में जो है कई सारे लोग वहाँ से आ रहे थे और ये देखता है युगांत वहाँ से भाग लेता है। लोगों ने देखा कि कोई लड़का भागा है, लेकिन क्यों भागा है क्या पता किसी को। जब तक वो नज़दीक आते तब तक युगांत वहाँ से 9-2-11 हो चुका था। और लोगों ने जैसे तैसे रीवा को उस हालत में जब देखा तो सारे लोग, क्योंकि पब्लिक होती है, फटाफट एक दूसरे को बुलाकर आवाज़ लगाती है। कोई गाड़ियों को रुकाया गया, 1-2 गाड़ी नहीं रुकी, कुछ गाड़ी रुकी, तब तक एक टैक्सी मिल जाती है, ऑटो वगैरह होती है, और उसी पर रीवा को डालकर नज़दीकी ही एक हॉस्पिटल था वहाँ पर भर्ती कराया जाता है। हालांकि उसका इलाज चल रहा था, सर्जरी वगैरह सब कराई गई, और ये केस अब मीडिया तक पहुँच चुका था। और मीडिया इस चीज़ के बारे में छानबीन करने के लिए पुलिस के ऊपर प्रेशर मचा रही थी कि पता करो कि वो अपराधी कहाँ है जिसने आज इसके साथ ये गलत हरकत करी। रीवा भी कोई स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसकी हालत ऑलरेडी बहुत ख़राब थी। लगभग नर्स और कई सारी जो साइकेट्रिक्स होती हैं वो उसके पास आती हैं, उसको समझाती हैं। रीवा के जो पेरेंट्स हैं वो जब अपनी बेटी की हालात देखते हैं इस तरीके से, इस कदर वो परेशान, जो उसकी बेटी बड़ी खूबसूरत थी, अच्छी से नाजू से पाला था, आज वो आईसीयू में सामने पड़ी है। कांच के दरवाजे से देखते हैं तो अपनी लड़की ही नहीं लग रही है। उतर गया और जैसे पूरा स्किन। इतनी जली हालत में जब माँ बाप अपनी बेटी को देखते हैं वो तड़प तड़प कर रोते हैं, लेकिन वो तड़पन, वो आवाज़ रीवा तक पहुँचाई नहीं जाती, क्योंकि अगर वो पहुँच जाए तो रीवा जो अभी भी परेशान है उसकी ज़िंदगी खराब हो जाए। उसको इंजेक्शन डाल के, बेहोशी के जो इंजेक्शंस होते हैं उनको डाल कर रीवा को कंट्रोल करा जाता है कि कहीं उसको ज़्यादा चीज़ें पता न चले। धीरे धीरे रीवा सही होने लगी। इधर युगांत भी अपने आप को छुपाए बैठा था। कई दिनों से वो कॉलेज नहीं आ रहा था। लोगों का शक तो था कहीं ना कहीं कि युगांत बड़ा गुस्से में है आजकल, कहीं युगांत ने ही तो रीवा के साथ गलत नहीं कर दिया। कई बार जो होती, पुलिस जाती है आसपास, लोगों से पूछती, भैया बताओ क्या कोई दुश्मनी थी, कोई बात है, कोई विवाद है। कई लोगों ने कहा कि नहीं, कोई बात विवाद नहीं। लेकिन वहीं में से एक लड़का था जिसने बोला कि हाँ, युगांत के साथ इसका कुछ चल रहा था दिक्कत। अब पता नहीं युगांत है भी कि नहीं या क्या मैटर। वैसे रीवा के किसी के साथ दुश्मनी हो ही नहीं सकती, लॉजिक ही नहीं बनता। तो पुलिस उस स्टेटमेंट को लेती है, अपना चले जाती है, अपना वो खाता होता बनाती है। इधर युगांत अपना कोने में एक जगह कमरे में बंद, अपने आप को बंद कर चुका होता है और बैठा सोच रहा होता है। वो अंदर से खुश हो रहा होता है। उसकी वो डेविल से स्माइल, जैसे उसने दुनिया को जीत लिया हो। उसको महसूस होता है कि जैसे उसने बहुत कोई अच्छा काम कर दिया हो। बार बार अपने ऊपर से फक्र महसूस करता कि देखा, जो मेरी नहीं वो किसी और की नहीं हो सकती। रोज अपनी वाली किसी और के बिस्तर को गर्म करे, इससे तो बेहतरीन है कि वो किसी और के साथ हो जाए, यानी अपने से बर्बाद ही हो जाए, बिस्तर में ही पड़ी रहे। बड़ा खुश था वो। उसके अंदर तनिक भी सनक नहीं थी कि आज उसने क्या हरकत करी है। उसको ये तो दुख था कि उसने अपने प्रेम को ख़त्म कर दिया, क्योंकि युगांत की आंखों के सामने अपने ही हाथों से उसने अपने ही प्रेम को राख राख कर दिया था। युगांत परेशान भी था थोड़ा, क्योंकि अब रीवा शायद उसको कभी भी हानि कर सकती, शायद कभी भी बातचीत नहीं कर सकती। लेकिन उतना खुश भी था क्योंकि अब वो आयुष के साथ गुलछर्रे नहीं उड़ा सकती। युगांत के दिमाग में पता नहीं क्यों आया कि यार, क्या सच में रीवा खत्म हो गई? अभी तो रीवा जीवित है, और रीवा अगर जीवित है तो मारने का फायदा क्या? उसकी स्किन ही जली है ना। कल तो सर्जरी से सही हो जाएगी, कल फिर वो आयुष उसके साथ घूमेगा और फिर मैं उसको निहारूंगा। इससे अच्छा यही होगा खत्म कर दिया जाए रीवा को। अभी तक उसने प्लान बनाया था सिर्फ एसिड फेंकने का, लेकिन उसको पता था कि एसिड से कभी किसी इंसान की मृत्यु नहीं होती। अब उसके अंदर दिमाग का जो विकृत मानसिकता किस तरीके से पनपना चालू करती है कि उसने प्लान बनाया कि वो आज रात जब हॉस्पिटल के लॉबी के आसपास कोई नहीं होगा तब वो छुरी लेकर जाएगा और उस छुरी से वो रीवा को ख़त्म कर देगा। इसने प्लान बनाया, कई दिनों के बाद का प्लान है ये। तो ये जाता है, बहुत सारी बोतल पीता है दारू की, और अपने आप को थोड़ा सा नशेड़ी बनाता है, क्योंकि होश में तो इंसान ये काम कर नहीं सकता। और वो नंग जो छुरा है वो लेकर जाता है और हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है। 9 से 10 बजे का समय है लगभग। जो स्टाफ है अपने घर जा चुका था, कुछ ही जो नाइट के स्टाफ होते हैं वहाँ पर थे हॉस्पिटल के अंदर, और इनके भी घर में से कोई खास लोग वहाँ पर थे नहीं। रीवा हालांकि सही हो चुकी थी, अपने चेहरे पर इधर उधर जहाँ पर पट्टी लगना है वहाँ पट्टी लगाए हुए थी। बड़ी अजीब सी बात है कि उसको एक कमरा मिला था, उस कमरे में रीवा पड़ी हुई थी और उसके साथ कोई नहीं था, सिर्फ उसके साथ था तो आयुष था, और वो उसको देखने के लिए आया हुआ था। और ये बात जैसे ही युगांत देखता है कि आज फिर मेरी रीवा के साथ आयुष बैठा है, वो पहले तो रीवा को नहीं मारता, पहले छुरा उठाता है, पहले जहाँ से मारता सीधा एकदम गला खत्म करता है आयुष का। और आयुष वहीं पर तड़प रहा होता है, तब तक रीवा की आंख ऐसे देखती है कि ये क्या हो गया है मेरे सामने, मेरे ही प्यार को मार दिया मेरी आंखों के सामने। रीवा बहुत तेजी से अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रही होती है कि वो
जब तक कुछ सोचती तब तक एक और छुरा उठता है और छुरा उसके यहाँ पर पड़ता है, खत्म। ये छुरा जैसे ही आयुष और रीवा को पड़ता है, उन दोनों की आवाज़ें उस हॉस्पिटल के अंदर गूंज रही थी। वो आवाज़ सुनकर आसपास का स्टाफ परेशान होकर दौड़कर इसकी तरफ आ ही रहा होता है कि तब तक सिक्योरिटी जो अलार्म है उनको दबा दिया जाता है। इससे ये अवगत तभी कराया जाता है कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। किसी ने यह अवगत करा दिया, आसपास की लोकल पुलिस वहीं पर बगल में ही थी हॉस्पिटल के, वहाँ से सायरन की आवाज़ आना चालू होती है और वहाँ से ऐसा लगता कि कई सारे पुलिस और बहुत सारे आदमी इसकी तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने, जो इनका स्टाफ था हॉस्पिटल का, उन्होंने कैमरे में ही देख रखा था कि कुछ गड़बड़ हो चुका है। जब सायरन की आवाज़ बजती है, जब कोई इनको आवाज़ देता है, वो धीरे धीरे पुलिस वालों के पैरों की, कदमों की आवाज़ और वो धीरे धीरे बहुत सारे लोगों की अफरी तफरी में दौड़कर आने की आवाज़ जब युगांत को सुनाई पड़ती है, वो भागने की कोशिश तो करता है, क्योंकि उसने दारू पी रखी, तो लड़खड़ा कर वो वहीं पर लगे दरवाजे से गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तब तक पुलिस भी आ जाती है और पुलिस उस युगांत को पकड़ लेती है, हिरासत में लेती है, उसको चौकी पर लेकर जाती है और उसको जेल में डालती है। थोड़ा सा जब उसका नशा वसा उतरता है तो उससे पूछताछ होती है। पूछताछ के दौरान बताता है ये अपनी स्टोरी को कि किस कदर मैंने उसको प्रेम किया और उसने मुझे ना समझा, और जब मुझे ना समझा, वो किसी और की बाहों में हो, तो मुझे वो कैसे रास आ जाए। जो मेरी ना हो सकी वो किसी और की कैसे होने दूं। साहब अपना एटीट्यूड जिंदा रखता, पुलिस वालों के सामने इस फक्र से बोलता कि जो उसने काम करा गलत नहीं करा, बहुत अच्छा काम किया। एक पुलिस वाला वहीं पर था, थोड़ा सा गर्म मिजाज को उठाया, डंडा मारा यहाँ पर, सांस चुप, नालायक कहीं का। एक तो लड़की को बर्बाद कर दिया, कत्ल कर दिया, एक बच्चे को मार दिया और मेरे सामने रौब दिखा रहा है। 2-3 और लाते मारता है और उसको जेल में डालता है। केस थोड़ा और बढ़ता है, कोर्ट केस जाता है। कोर्ट खींचने के बाद तब तक मीडिया वगैरह सब कुछ आ जाती है। मीडिया जब लग जाती है तो आपको पता ही है क्या है, बहुत सारा लोग आक्रोश में आ जाता है कि किस तरीके से एक लड़का जिसने एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका, फिर उसको मार दिया और आज वो पुलिस के कस्टडी में बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग धरना देने की कोशिश करते हैं, कई सारे लोग तो पुलिस वाले का जो चौकी है वही बाहर ही खड़े हो जाते हैं। लोगों का मन, लोगों की इच्छा तो ये कि युगांत निकले, युगांत को मेरे हवाले कर दो, मैं इसको सिखाता हूँ कि किसी लड़की के साथ ये गलत अपराध करने का हश्र क्या होता है। लेकिन पुलिस उसको निकाल कर लेकर जाती है और कोर्ट से भी एक ऑर्डर आ जाता है कि इसको जो है जेल में डाल दिया जाए और कई साल की कुछ इसकी जो जेल की सजा है वो सुनवा दी जाती है। इसको जेल में ले जाया जाता है। इधर जो इसका परिवार था, जहाँ पर इसकी बहन थी और उसके माँ बाप थे, वो जब अपने बेटे की इस हरकत को देखते हैं तो वो रोते हैं और पछताते हैं अपने इस पुत्र पर, पछताते हैं अपने वंश पर, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको फ़ोन कर करके परेशान कर चुके थे। उनका अपने मोहल्ले में निकलना मुश्किल हो चुका था। कई लोगों का कहना यह था कि ये तभी इन लोगों को पता चलेगा ना जब कोई लड़का एसिड लेकर आएगा और उसकी बहन के ऊपर डालेगा। आज बहन अपने भाई के इस करे हुए कृत्य की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। कई बार इनके घर के ऊपर पत्थरों से बहुत सारे जानलेवा हमला भी हुए। इन लोगों ने पुलिस में शिकायत भी करी, लेकिन पुलिस वाले भी सब लोकल के ही थे। उन्होंने भी इनको समझाया कि अपनी हिफाजत खुद से कर लो। जब अपने लड़के को संभाल नहीं पाते हो और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करवाने के लिए उतारू हो जाते हो तो मदद हमसे क्यों मांगो, खुद से मदद कर लो ना अपनी खुद की। अब लग रहा ना जब खुद की बहन है, खुद की बेटी है, तब दिल टूट रहा है। यही संस्कार अगर बेटे में डाल दिए होते तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। बहन उधर फूट फूट के रो रही है, माँ बाप उधर फूट के रो रहे हैं, कोई कोई तो निकल नहीं पा रहा है। इधर उनका लड़का जेल में पड़ा हुआ है। लेकिन वो जेल में पड़े पड़े अब जब इतना सब कुछ गुजर जाता है तो जेल में एक बार माँ बाप आते हैं बहन के साथ। उसको देखते हैं, उसको धिक्कारते हैं, उसको 50 गालियाँ देते हैं कि तेरी वजह से सब बर्बाद हो गया, तूने अपने बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अभी 2 ही साल तो देरी थी ना, तेरे बहन की शादी होने वाली थी, शादी भी कैंसिल हो गई सिर्फ तेरी वजह से। पालिया लड़की, मिल गई सुकून, सड़ तो मरे यहीं पर। अब याद रखना कि तेरे लिए माँ बाप और बहन हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। वो जो तरीका होता है एक परिवार का अपने बच्चे को समझाने का, अब युगांत के अंदर वो आंखें पैदा होती हैं जब वो मर्म को लेकर आता है, जब वो अपने अंदर इमोशन को लेकर आता है। वो अकेली कालकोठरी में बैठकर इस चीज़ को महसूस कर रहा होता है कि किस तरीके से रीवा का उसने कत्ल किया, किस तरीके से उसने रीवा के ऊपर एसिड फेंका। वो बार बार अपने आप पर पछता भी रहा होता है, वो बार बार अपने आप को कोस भी रहा होता है। अब जब दिन गुजर जाते हैं, सब आपका बर्बाद हो जाता है, तब आप बहुत कुछ याद करते हो। वो बार बार रीवा को सोच रहा था, प्रेम कर रहा था। वो इतना प्रेम करता था रीवा से कि अब अचानक वो नफरत एकदम से ख़त्म होकर सिर्फ प्रेम पर तब्दील हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ वो रीवा की खूबसूरत से स्माइल, उसके अच्छे से बाल,
वो उसका बॉडी, वो उसका शरीर, वो उसकी बातें, वो उसके साथ हंसी मजाक, वो उसके साथ एक बैठना, बगीचे में बैठना, कभी कैंटीन के पास बैठना, कभी बेफालतू की वजहों पर लड़ाई कर देना, एक दूसरे के बाल नोच देना, कभी एक दूसरे के साथ टहलते टहलते उस जगह पर जाना जहाँ से साधन मिलते हैं। वो सारी बातें वो आज युगांतुश याद कर रहा है। वो रीवा की यादें, वो रीवा की अच्छाइयाँ, वो रीवा की खूबसूरती, उसका वो प्रेम, वो सब याद करता और बोलता कि नहीं मिला प्यार तो क्या हुआ, एक बार तो सही मैं उसको समझता, क्या पता वो मुझे मौका देती, क्या पता सब टूट जाता और मैं उसके साथ होता। लेकिन अब बहुत दूर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, अब सब खत्म हो चुका है, अब सोचने का क्या फ़ायदा। तो अकेले कमरों में अब वो परेशान होने लगा। अब उसके साथ वो जो अकेलापन है ना, वो उसको करूदता अंदर से, वो रोता अंदर से, बहुत रोता, फूट फूट कर रोता। दिन होता तो उसको रात जैसी लगती, तो रात तो उसको ऐसी तकलीफ देती। पता नहीं कि उसकी एक नज़र पड़ी जेल में पड़े हुए एक आदमी के ऊपर। वो आदमी रात का वही 7-8 बजता, वो अजीब तरीके से बातें करता, जैसे कभी हवाओं को देखकर, कभी आसमान को देखकर, कभी किसी पेड़ को देखकर, तो कभी वो बैठा हो तो ऐसा बर्ताव करता कि सामने जैसे कोई बैठा हो और वो इंसान उससे कुछ बात कर रहा हो। सुरेश नाम था जेल में रह रहे इस आदमी का, जिसका बर्ताव अक्सर युगान देखा करता। एक दिन रहा नहीं गया, युगान ने सुरेश से पूछा कि भैया तुम बात किससे करते हो, वो भी रात में। तो सुरेश बोलता है अपनी पत्नी से। मेरी पत्नी तो है, ये देखो बैठी, मैं बोलूं इनको। सुरेश की बातों से बड़ा अजीब अजीब लग रहा था। युगान ने बोला कौन पत्नी, किधर पत्नी, कहाँ पत्नी। सुरेश बोलता है ये देखो तुम्हारी भाभी बैठी तो है, कितनी हसीन सी, खूबसूरत सी, प्यारी सी मेरी वाइफ टिल्लो, प्रेम से नाम रखा था उसने। युगान देखता है कि यार ऐसा तो कुछ है नहीं, सामने कुछ है नहीं, ये किससे बात कर रहा है। सुरेश कहता है ये मेरी पत्नी है। युगान कहता पागल हो गए क्या भाई, कोई नहीं है सामने और तुम किससे बात कर रहे हो। सुरेश बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था। बोला नहीं, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया था, मैं बड़ा प्रेम करता था। मेरी पत्नी एक दिन किसी के साथ हमबिस्तर होती हुई दिखाई पड़ी, जब मैं काम के वक्त कुछ वक्त के लिए बाहर गया था, कमाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी ये गुण खिलाएगी, लेकिन मैं बड़ा प्रेम करता हूँ अपनी पत्नी से। बच्चे भी नहीं हुए थे अभी तो हमारे, अभी तो नई शादी हुई थी। अपने प्रेमी के साथ हम बिस्तर थी, मैंने मार दिया। तो युगान बोलता मैंने भी मार दिया। बोला क्या। बोला मैं भी किसी से प्रेम करता था और उसको मार दिया क्योंकि वो किसी और के साथ थी। तो सुरेश उसके कंधे पर हाथ डालकर बोलता है भाई तुम तो मेरे भाई जैसे हो, भले खून के नहीं रहे लेकिन बातों में भी भाईचारा होता है। तुम बिल्कुल वैसे ही वारदात में हो जैसा मेरे साथ हुआ। तुमने भी वो मंजर महसूस करा जो मैंने महसूस करा। आज मैं बहुत सालों से यहाँ पर हूँ। एक समय था जब मैं जेल में आया था, जैसे तुम आज आए हो। मुझे भी कई दिनों तक बड़ा पछतावा होता रहा जैसे तुम्हें हो रहा है, लेकिन पछतावे के बाद पता नहीं क्यों मैं रात में बैठा हुआ था और बड़ी ध्यान से, बड़ी मुराद से मैंने अपनी पत्नी को याद करा। और जब मैंने याद करा वो उसकी खूबसूरत सी स्माइल, बड़ा प्यारा सा उसका चेहरा, वो जब मेरे लिए खाना बना कर लेकर आया करती थी और मैं पहला निवाला उसको खिलाया करता था, सब मुझे याद आता गया। वही 7-8 बजे का समय था। पता नहीं क्यों आसपास का जो वातावरण है वो ठंडा होने लगा था और अचानक से हवाएं तेज होने लगी। मैंने सोचा कि हो सकता हो कि आंधी हो, लेकिन वो मात्र मेरा भ्रम था। वो आंधी नहीं थी, वो मेरी पत्नी थी। वो मेरी पत्नी आई थी। सामने जो बैठी है ना, ये मेरी पत्नी है, मेरे सामने है। मैंने इनको बताया इनका कारण, ये मुझे समझी क्योंकि इन्होंने गलत किया था। प्रेमी के साथ ही हमबिस्तर थी, इनको अपनी गलती का एहसास था। आज इन्होंने गलत करा, आज इनको एहसास भी है, लेकिन आज ये मेरे साथ हैं और इनका कहना है जीवन भर ये हमारे साथ रहेंगी और हम दोनों लोग ऐसे ही साथ रहेंगे। जब हम जेल से निकल जाएंगे मैं भी अपने आप को मार लूँगा और मैं भी इनके लोक में चला जाऊँगा और हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन साथी के रूप में रहेंगे। तो युगान बोलता है कि उसको पहली बात तो सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ऐसा भी कुछ होता है। भला आत्माओं को भी बुलाया जा सकता है क्या? क्या आत्मा किसी से बात कर सकती भी है क्या? वो तो पढ़ा लिखा लड़का था, हालांकि उसने भूत प्रेत आत्माओं की कहानियां सुन रखी थी, लेकिन उसको इतना भी भरोसा नहीं था कि ये सच में होता होगा क्या। तो बोलता है सुरेश भैया आप मुझे बताओ ना कि क्या मैं अपनी रीवा को पा सकता हूँ? सुरेश बोलता है हाँ भैया बिल्कुल पा सकते हो, दिल में शिद्दत होनी चाहिए। वही 7-8 बजे के बीच में इस पेड़ के पास बैठना और वो सब मंजर याद करना जो तुमने रीवा के साथ पल गुजारे हैं। और जैसे जैसे गुजारे हुए पलों को याद करोगे, वो बड़े प्रेम से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी चाहत से अपनी प्रेमिका को अपने पास बुलाओगे
और अपने मन में संकल्प लोगे कि मेरी प्रेमिका मेरे सामने आ जाए, मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें बेटे, वो सामने आएगी तुम्हारी। बस याद रहे कि वो वैसी नहीं होगी जैसा तुमने महसूस करा। वो बला की खूबसूरत जो तुम्हें लगा करती थी, अब वो वैसी नहीं होगी। अब वो बड़ी ही अतरंगी होगी, बड़ी ही डरावनी होगी। उसकी आवाज़, उसकी शक्ल सब बदल चुकी होगी। अगर तुम चाहते हो तो तुम बुला लेना। तो युगांत कहता है कि भैया मुझे कैसे भी करके एक बार रीवा मिल जाए, मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। मुझे नहीं चाहिए उसकी वो खूबसूरती, भले वो आत्मा बन गई हो, मुझे उससे सिर्फ एक बार माफ़ी मांगना है। मुझे अपने किए हुए कर्मों पर पछतावा जो हो रहा है एक बार उससे कहना है। काश वो ब्रह्मांड मुझे मेरे सामने मेरे रीवा को प्रस्तुत कर दे। तो इस सब बातों को, ख्यालातों को लेकर वो जाता है। पूरा दिन हो जाता है धीरे धीरे अपना, और शाम का वो समय आता है जब युगांत सोचता है कि क्यों ना एक बार रीवा को बुलाया जाए। जिस तरीके से सुरेश ने बुलाया, बातों पर भरोसा तो नहीं होता, पर करने में क्या जाता है, एक बार करके देखता हूँ। पेड़ के नीचे बैठ जाता है टेक लगाकर, और अपने मन में अपने रीवा को याद करता है। वो सारे हसीन पल, वो उसकी आंखें, वो उसके बालों, वो उसके होठों को, वो उसके शक्ल को, वो उसके हाथों को, जब वो उसके हाथों पर अपने हाथ को रखती थी, वो मंजर, जब वो उसके साथ कहीं घूमने टहलने जाया करती थी, वो मंजर, जब रीवा कई बार कहा करती थी कि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर कोई नहीं, जब वो बार बार रीवा कहती थी कि सिर्फ मुझे युगांत तुम पसंद हो, जब वो बार बार कहा करती थी कि कॉलेज में सिर्फ आती हूँ तुम्हारे लिए, ये बातें उसको बार बार अंदर से जैसे जैसे आती, वो वैसे वैसे रीवा को याद करता, बार बार बोलता, रीवा जहाँ भी हो आ जाओ, रीवा जहाँ भी हो आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बैठना है, मुझे वो हसीन मंजर जो हम लोगों ने गुजारे उनको एक बार फिर से जीना है। ये बात जैसे ही बोल रहा था, महसूस कर रहा था, बहुत समय हो गया, लेकिन उसके आसपास कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसा सुरेश ने बोला था। तो युगांत को लगा कि शायद सुरेश पागल हो गया है। इतने दिनों तक इस जेल में कैद रहा तो उसका जो दिमागी स्तर है वो कमज़ोर हो गया है। लगता है उसके कमज़ोर मानसिकता की वजह से ऐसी फालतू की उलझुल हरकतें कर रहे हैं। विश्वास होता नहीं, उठ के जा ही रहा होता है। जैसे ही जाने वाला होता है, अपने पैरों को उठा ही रहा होता है, तब तक हल्की सी हवा चलती है, और वो हवा कोई और नहीं थी बल्कि उस हवा के साथ रीवा थी। वो वैसी नहीं थी जैसा उसने आज तक देखा था। पूरा शरीर जैसे कोई जल चुका हो, सर पे कोई भी बाल नहीं, आंखें बिल्कुल काली जैसे गड्ढा हो गया हो, हाथ एकदम कंकाल जैसे, हाथों पर जैसे कुछ बचा ही ना हो, पूरा शरीर नग्न है। जब अपनी रीवा को इस हालत में देखता है, पहले तो वो डर जाता है और डर के एकदम कोने में खिसक के पेड़ के पास आ जाता है, और जैसे ही आता है वो रीवा उसके पास करीब आकर बोलती है, कमरे में नहीं चलोगे, चलो मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। अजीब तरीके की आवाज़ से बोलती है। युगांत उठता है, डरते डरते अपने कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर इनको मिला हुआ था, और वहाँ पर जाकर बेड पर बैठ जाता है, और वो आत्मा रूपी रीवा इसके साथ आई हुई होती है। और रीवा उसके सामने बैठकर उसका ये जो सीना है, सीने के ऊपर उस हाथ को रखकर बहुत रोती है, बिलखती है, रोते युगांत के दोनों कंधों पर हाथ रखकर बोलती है झकझोरते हुए, बताओ ना मैंने गलत क्या किया था। थोड़ा और करीब आती है, जैसे उस आत्मा रूपी रीवा के मुंह से वो ठंडी ठंडी से सांस उसको महसूस हो रही हो। और वो करीब इतना जब रीवा को देखता है, एक तो वो डर बहुत रहा था, लेकिन प्रेम भी बहुत अंदर था। रीवा की वो सारी बातों को सुनता है जो रीवा बता रही होती है। रीवा बोलती है, मेरी गलती क्या थी, तुमने मेरे ही आंखों के सामने मेरे प्रेम को मार दिया, मेरे आयुष को खत्म कर दिया तुमने, अब मैं किसके लिए जीऊं। याद रखना युगांत, जैसे तुमने मुझे तड़पाया है, जैसे तुमने मुझे मारा है, जैसे मेरी जिंदगी को तरबतर किया है, जैसे तुमने मेरे प्यार को छीना है, मेरे माँ बाप से मुझको अलग किया है, मेरे सपनों को तुमने मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो दर्द जो तुमने मुझको दिया है उसका 100 गुना अगर ना दिया तो युगांत तुम याद रखना। बड़ा प्रेम करते थे ना मुझसे, यही प्रेम था तेरा। आयुष मेरे लिए सही नहीं था, चल मैं मानती हूं, पर उसने तुम्हारे जैसा मारा नहीं। युगांत कहता है कि मैंने मारा नहीं तुम्हें रीवा, तुमको मैं पसंद करता था, मैं सिर्फ तुम्हें छुड़ाना चाहता था आयुष से, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हाथ जोड़ता है, लेकिन रीवा कहती है कि ये तेरा जो ढकोसला है ना, ये मैं सहूंगी नहीं। और युगांत याद रखना कि मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी
जो आज तक किसी को किसी ने न दिया हो। मारूंगी नहीं, न कत्ल करूंगी, जिंदा रखूंगी और इतना तड़पाऊंगी कि तुम मरने की भीख मांगोगे, पर तुम भीख मांगने के बाद भी मौत नहीं मिलेगी। तुम मरना चाहोगे, तुम कूद जाओगे, तुम अपने आप को नोच दोगे। वो छुरी जिससे तुमने मुझको मारा था, वो छुरी से खुद को मारोगे, लेकिन तब भी तुम मरोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो एकदम से उसके जो अपना शरीर है उसको धक्का देती है और वो लेट सा जाता है, उसके सीने पर चढ़ती है, अपने इन हाथों से उसके सीने को खरोच रही होती है, बहुत मारती है युगांत को। युगांत बहुत तेज से आवाज़ें चिल्लाने लगता है, बहुत तेजों से, और वो उसकी चीख, उसकी जो पुकार है जेलर को सुनाई पड़ती है। और वो लोग दौड़ते दौड़ते, कई सिपाही दौड़ कर आते हैं तो देखते हैं कि युगांत को जैसे कोई मार रहा हो, युगांत उछल रहा हो। वो मंजर, वो स्थिति जब सब कोई देखता है अपनी आंखों से, ऐसा लगता है कि ये हो क्या रहा है, पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक तो जेल में ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद युगांत बेहोश हो जाता है। बेहोशी हालत में वो कुछ इधर ना करता ना उधर करता। शायद लोगों को लगता है कि पता नहीं इसके साथ क्या हो गया है, कोई बीमारी हो सकती हो। तुरंत जो जेल के अंदर कुछ हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर्स भी होते हैं वो लोग भी आते हैं, सब आला वगैरह लगा के, तो देखते हैं ऐसे सांसें वगैरह तो चल रही हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लग नहीं रहा है, तो सोचते हैं कि बेहोश शायद हो गया है। उसको उठाओ, स्ट्रेचर पर डालते हैं और उसको ले जाकर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, जो उनका छोटा सा जेल में ही हॉस्पिटल बना होता है। तो वहाँ ले जाकर देखे, कोई इलाज हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी सी कमजोरी से लग रही थी बस, और कोई बात नहीं। लेकिन कोई ऐसी बड़ी पुख्ता बीमारी पता चल जाए जिससे ये इस चीज़ को कह दे कि हाँ ये बीमारी है, इसके लिए इनको बाहर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद युगांत को होश आता है, अपनी आंखों को खोलता है। वो अपने सामने बहुत सारे लोगों को देखता है, लेकिन वो लोग सिर्फ आत्माएं थे असल में आदमी ही जेल के, लेकिन उसको हर एक आदमी के अंदर रीवा नजर आ रही थी। वो जैसे ही अपनी आंखों को खोला तो देखा सामने रीवा खड़ी है। वो एकदम से चिल्लाया और चिल्लाकर तड़पते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन युगांत वो आवाज बरकरार रखता, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। और ये रट जेल के अंदर हर एक इंसान को परेशान करने लगी। जेलर ने बोला कि एक काम करो, इसको यहाँ से निकालो, किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर चलो, समझ में नहीं आ रहा, शायद मशीनें पूर्ण नहीं है। तो एक जो जेल की गाड़ी होती है उसमें इसको बिठाया जाता है, और बिठाने के बाद कई सारे पुलिस वाले और सब लोग जा रहे होते हैं। रास्ते में सड़क है, सड़क से चलते 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 यहाँ से इनकी जेल से थोड़ी दूर, कम से कम थोड़ी दूर, क्या 20-22 किलोमीटर पर हॉस्पिटल है, और वहाँ पर एक गाड़ी जा रही होती है। पता नहीं अचानक क्या होता है कि कोई बड़ा सा ट्रक आता है और वो ट्रक इसको धक्का दे देता है जेल वाली गाड़ी को, और जेल वाली गाड़ी पलट जाती है। मरता कोई नहीं है, सिर्फ वो जो युगांत था वो कूद कर आगे, वो जो शीशा होता है गाड़ी के अंदर, जेल वाले में देखा होगा, वो टूट जाता है, और वो टूट कर धक्के की वजह से आगे आ जाता है। उसके ऊपर पहिया चढ़ जाता है, पूरी पूरी बस पलट जाती है, वो जो गाड़ी होती है वो गाड़ी पलट जाती है। इसके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, ये सब, ये हाथ पैर सब फ्रैक्चर हो जाते हैं। यहाँ पर से खून आ रहा हर जगह से। तुरंत इसको दूसरी और गाड़ी आती है, उसको लाती है, हॉस्पिटल लेकर जाती है, तो पता चलता है अब पैर किसी काम के नहीं बचे, काटना पड़ेगा। हाथ भी किसी काम के बचे नहीं है, हाथ भी काटने पड़ेंगे। कान एक काम का नहीं है, इसको यहाँ से काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा गया तो पक जाएगा, पस आ जाएगा, कैंसर हो जाएगा। कान दोनों काट दिए गए, पैर भी दोनों है नहीं, हाथ भी दोनों नहीं है, लेकिन इंसान तो जिंदा है कम से कम। अब तो कुछ कर नहीं सकता, तो कोर्ट ने भी नोटिस कर दी कि इसको इनके घर पर दे दिया जाए। अब जेल में कोई मतलब नहीं है, अब अपनी ज़िंदगी जो बची है थोड़ा कम से कम अपने परिवार वालों के साथ निकाले, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि बहुत लंबा समय नहीं बचा है। ये अपने घर जाता है, घर वाले लेने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी अपना बेटा है, और इतना जब हस्र बिगड़ चुका हो तो किसी भी माँ बाप का दिल तो पसीज जाता ही है। उन्होंने युगांत को अपने घर पर लिया, उनकी केयर करना चालू कर दिया। लेकिन वो दिन, जिस दिन से युगांत उनके घर पर आया था, वो घर बड़ा अजीब होने लगा। कई बार इनको महसूस होता कि रातों में युगांत आंखों को खोलता है जब, तो उसको कुछ दिखाई पड़ता है, और ये बड़ी अजीब सी आवाज़ों में बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये हरकतें, ये बड़बड़ाना, इसको कहीं ना कहीं इनके घर वालों को परेशान करने लगा। इनकी बहन थी, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे बहन की आंखें एकदम लाल होने लगी। बहन अब बहन जैसी आवाज़ नहीं बोल रही है, वो जैसे किसी और लड़की की आवाज़ में बोलती, और वो एकदम से गुस्से में जाती और युगांत के सामने बहुत तेज से चिल्लाती, तूने ऐसा क्यों करा था? और थोड़ी देर के बाद बहन बेहोश हो जाती। ये मंजर कई दिनों तक इनके घर में चला। माँ बाप बड़े परेशान हो चुके थे कि भैया क्या हो गया, क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा।
कई लोगों से पूछताछ करी गई, कई सारे हॉस्पिटल, कई सारे साइकेट्रिक, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। किसी की कोई हालत ख़राब नहीं बहन की। युगांत तो ऑलरेडी फ्रैक्चर सही है, चलो उसका बनता है कि उसकी तबीयत ख़राब, लेकिन बहन को कोई नहीं पता चलता। कहते हैं कि रात में जब बहन छत पर जाती तो वो अजीब सी हरकतें करती। कई बार वो हल्की हल्की सी हवाओं में उड़ जाया करती थी। कई बार इनके माँ बाप का कहना था कि वो जीनों से बड़ी तेजी से दौड़ती दौड़ती आती। रात के 12-1 बजे जब इनके माँ बाप सो रहे होते, वो बहन खड़ी हो जाती, चलने लगती और जीनों से चलते चलते छत पर चली जाती। पता नहीं क्यों जाती। एक बार माँ बाप इनके देखने गए कि आखिर छत पर क्या करने जाती है, तो देखा कि वो छत पर बालकनी पर लटकी हुई है और लटके हुए किसी को देख रही है, जैसे कि कोई उसको बड़ा प्यार से बुला रहा हो, उसकी तरफ वो आकर्षित हो रही हो। तो माँ बाप ने जैसे देखा, पिताजी ने उसको पकड़ा, उसको नीचे लेकर आए। वो अपने सुध-बुध में नहीं थी, वो बेहोश थी। उसको लिटाया गया और ये मंजर हर दिन इनके घर में चलता गया। तो एक दिन किसी ने बताया, पहली बात तो किसी को बताया नहीं कि हमारे घर में ये सब हालातें भी हो रही हैं, क्योंकि अगर किसी को बता दिया जाए तो घर आने से लोग डरने लगे। लेकिन माँ को इनको आभास हो गया था कि जरूर मेरे घर में कुछ तो है जो सही नहीं है। तो माँ के संपर्क में एक आदमी थे, तो माँ जो है अपने एक संपर्की को फ़ोन करती हैं और उनको ये बात बताती हैं कि मेरे घर में ये सब चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं आता हूँ एक बार घर में। तो जैसे वो घर के अंदर आए, हालांकि वो तंत्र विद्याओं के बारे में जानते थे और चीज़ों को समझते थे, वो जैसे उनके घर के बाहर आए, उन्होंने आवाज़ लगाकर उनकी माँ को बाहर बुलाया, बोला सही नहीं है घर, बहुत गलत है, मतलब बहुत गलत है, कुछ नहीं बहुत गलत है, ये तुम्हारे घर में कुछ गलत हो चुका है, वो सही नहीं हो सकता। तुम्हारी बेटी भी चपेट में है किसी के और तुम्हारा लड़का भी चपेट में है। तो माँ वहीं पर रोने लगी। बोले क्या करें भैया, कैसे करा जाए? तो बोले कि एक काम करते हैं, मेरे साथी हैं, संपर्की हैं, मैं तंत्र विद्याओं को जानता हूँ, मैं नेगेटिव एनर्जी का आभास कर सकता हूँ, लेकिन रोक नहीं सकता। मेरे गुरु हैं, मैं उनसे बातचीत करके आता हूँ। अगले शनिवार का दिन रखा गया कि शनिवार को वो अपने बाबा जी को लेकर आएंगे, वो भी तंत्र विद्याओं में माहिर बाबा। वो आते हैं और जैसे ही वो आए तो उनको आभास होने लगा कि इनके घर में कुछ तो है। आंगन में बैठे अपनी तंत्र विद्याओं को चालू करने लगे। गोल सा घेरा सा लगाया, कुछ चावल का बनवाया, कई सारी चीज़ें मंगा रखी थी, कई सारी खुद से चीज़ें लेकर आए। तो वहाँ पर छोटा सा एक हवन कुंड जैसा होता है, आग से जला हुआ तांत्रिक वाला, उसको रखा जाता है और उस पर वो अपनी साधना चालू करते हैं। तो महसूस करते हैं कि जो चीज़ वो डाल रहे हैं उसमें चरचर चरचर की आवाज़ आ रही है। और उन बाबा का कहना है कि ये चरचर चरचर की आवाज़ तभी होती है जब घर में कुछ अजीब सा हो, घर में कोई बुरी शक्ति का वास हो। और ये चरचराती तभी है जब वो आत्मा होती है आसपास। और ये बात जैसे ही उसको पता चल जाती है लोगों को, वो सब के सब हैरान हो जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि इसका कोई समाधान नहीं, ये जो तुम्हारे घर पर है ना, वो असामान्य है। आज तक मैंने ऐसी कोई आत्मा नहीं देखी जिसके साथ एक और आत्मा हो, प्रेमी आत्मा। उनका कहना है कि यहाँ पर एक लड़की है जो कि मर चुकी है और उसकी दर्दनाक मौत तुम्हारे बेटे के द्वारा हुई है। और उस दर्दनाक मौत के मंजर में इतनी प्रताड़ित हुई वो लड़की जो किसी और से प्रेम करती थी, वो भी प्रेमी उसका भी खत्म हो चुका है और वो प्रेमी रूपी आत्मा अपनी प्रेमिका के साथ बदला ले रही है। वो नहीं छोड़ेगी तुम लोगों को, जितनी जल्दी हो सके घर को छोड़ दो और यहां से चले जाओ। उन लोगों ने पूछा कि बाबा इसका कुछ तो सोल्यूशन होगा, कैसे करके कुछ तो बता दो। बाबा ने बोला मैं इन सब चीज़ों में हाथ नहीं डाल सकता। एक ऐसी आत्मा जो बहुत ही परेशान है और उसने प्रण लिया है कि जब तक मैं इस लड़के को बर्बाद नहीं कर दूंगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और ये जब तक इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है तब तक इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, कितना ही बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो जाए। क्योंकि सिर्फ अब आप ये समझ लीजिए कि ये आत्मा अकेली नहीं है, ये कपल आत्मा है, इसके साथ एक और आत्मा है जो इसका सहयोग करती है। मैं रोकूंगा भी ना तब भी रुकेगी नहीं। मैं अचानक एक ही आत्मा पर कंट्रोल ले सकता, या तो लड़की पर लूंगा तो लड़का रोक देगा जो कि आत्मा है, तो मैं इस पर हाथ नहीं डाल सकता। बाबा को पता था, बाबा ने कई सारे ऐसे केसेस को हैंडल करा। कई बार बाबा को फिर भी धोबी पछाड़ मिला है, कई बार भूत प्रेतों ने इनको पटका भी था, तो डर भी था अंदर कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और बाबा वहाँ से अपना दंडकमंडल लेकर चले जाते हैं और उनको वैसे ही उन्हीं के हालात पर छोड़कर चले जाते हैं। और ये बात तभी से लोगों के बीच में आई। लोगों का कहना है कि इनका घर पता नहीं क्यों अजीब सा हो गया है, सब बर्बाद होने लगे। इनके जो पिताजी काम करने जाते थे वहाँ से भी इनका काम खत्म हो गया, क्योंकि रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया था और इस वजह से घर पर लग गए थे। बेटा भी परेशान था, घर के पिताजी भी बेड पर लगे थे।
बहन भी हरकतें सही कर नहीं रही थी। लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा कि इनके घर में कुछ अजीब सी चीज़ें हैं। लोगों ने जाना बंद कर दिया और ये आज भी घर है, अभी भी घर है, 2025 में भी घर है। पता नहीं क्या होगा इनका, आगे का भविष्य क्या होगा, ये इनका घर जाने।